ठीक है बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जो 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, 20 मीटर ईस्ट में जाता है और 30√2 मीटर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर कहाँ जा रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, 20 मीटर ईस्ट में जाता है और वहां से फिर सीधे 30√2 मीटर जो है वो साउथ वेस्ट में चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करूँ इसका, तो वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। इसके कंपोनेंट को ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ पर cos 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जहाँ पर 30√2 वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि 30√2 cos 45 डिग्री होगा और दूसरा वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो 30√2 sin 45 इस तरफ होगा। तो हमने देखा यहाँ पर ये 30√2 cos 45 और यहाँ पर जो 30 है वो इक्वल और अपोजिट है। कैसे है इक्वल और अपोजिट? अगर आप यहाँ पर cos 45 की वैल्यू रख देंगे तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी, जो √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर 30 रह जाएगा। तो 30 इधर 30 ऊपर, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो वेक्टर रह जाएगा वो सिर्फ इधर वाला वेक्टर रह जाएगा और इधर वाला वेक्टर रह जाएगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो पोजिशन वेक्टर है हमारे पास वो 30√2 sin 45 है और यहाँ पर जो पोजिशन वेक्टर है वो 20 है। तो अगर मुझे यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ज़्यादा वाले में से मैं कम वाले को माइनस कर दूंगा तो हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 30√2 sin 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, जहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा और 30 में से 20 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ये 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट आ रहा है, 10 मीटर अलॉन्ग वेस्ट। तो ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT में सन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड किया जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि A पोजीशन पे है और थोड़ी देर बाद B पोजीशन पर पहुंच जाता है सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए। तो अब यहाँ पर हम इस सर्कल के सेंटर से दो रेडियस ड्रॉ करते हैं इन पोजिशन पे A पर और B पर, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, कहाँ पर, उस कॉर्ड पर। तो जैसे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पर पूरा एंगल हमने थीटा माना था, तो अब यहाँ पर जो आधा एंगल होगा वो θ/2 होगा। अगर मैं यहाँ पर sin θ/2 लिखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा P/h, जहाँ पर P परपेंडिकुलर है, h हाइपोटेनियस है। अगर मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू रखूँ तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं P निकालता हूँ, P मैंने परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर P अगर मैं फाइंड करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, r sin θ/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2p है। ठीक है, तो यहाँ पर 2p क्या हो जाएगा, 2p यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो 2p इक्वल टू में आ जाएगा 2r sin θ/2 आ जाएगा। उसके बाद हमें जैसा कि पता है थीटा क्या होता है, L/r होता है, तो L क्या हो जाएगा, θ r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन हमें याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका पोजीशन यहाँ पर A है और फाइनल पोजीशन जो है वो B है। यहाँ पर जो वो एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर के साथ, वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकालेंगे, 2r sin θ/2, जहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 2r sin 30 डिग्री आ जाएगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे हाफ, तो यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा रेडियस के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला गया कि अगर आपका थीटा बहुत छोटा होता है, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ऐसे में sin θ/2 को आप सिर्फ θ/2 लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो आपका फॉर्मूला भी निकल कर आ रहा है 2r sin θ/2, वहाँ पर आप सीधे सीधे 2r θ/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो r थीटा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे समझ लिया। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला गया कि एक व्हीकल है जो P से Q और Q से R और R से S एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये P है, यहाँ कहीं Q होगा, यहाँ कहीं R होगा, यहाँ कहीं S होगा। क्लियर है? यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन आपको ये समझना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ P पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं Q पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं R होगा और यहाँ पर कहीं S होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल। इस पूरे व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, तो सिंपल इस पाथ की लेंथ निकाल लेते हैं। इस बात की लेंथ कैसे आएगी, तो यहाँ पर 3rd 4th पार्ट जो है यहाँ पर चल लिया गया है, 3rd 4th पार्ट जो है वो चल लिया गया है। तो यहाँ पर 3rd 4th पार्ट का एंगल होना चाहिए और
क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे को पता है, वो क्या हो जाएगा, r इंटू में थीटा हो जाएगा। तो r यहाँ पर हमें पता है 8 है, और यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, क्योंकि उसने 270 डिग्री एंगल को फॉर्म किया है मूव करके। तो इस तरीके से यहाँ पर 3πr/2 आ जाएगा डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r sin θ/2 हो जाएगा। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो वो 270 डिग्री है, जिसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो साइन 135 डिग्री आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पर वैल्यू निकाली जाए तो आप सबको पता है साइन 135 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो यहाँ पर 2 को अगर मैं √2 के साथ सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर √2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो √2r आएगा। अगर मैं r की वैल्यू रख देता हूँ 8, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा एट देन वो होगा 8√2 होगा, 8√2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक व्हीकल है जो 3 चक्कर लगा रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय हिम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो 3 चक्कर लगा रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहाँ पर वापस आ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो एक पूरे चक्कर में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr चलेगा, दूसरे चक्कर में 4πr, और तीसरे चक्कर में 6πr। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6πr आ जाएगा, 6πr। यहाँ पर m नहीं होगा, 6πr होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एथलीट है, वो एक राउंड ट्रैक का जो है 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो आपसे पूछा गया है कि अगर एक पर्सन जो है वो सर्कुलर ट्रैक को 40 सेकंड में कवर कर लेता है, तो आपको ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है एक राउंड में वो 40 सेकंड का टाइम लेता है, तो यहाँ पर 120 सेकंड में वो 3 राउंड लगा लेगा, और बचे हुए 20 सेकंड में वो हाफ राउंड लगाएगा। तो 3 राउंड और हाफ राउंड लगाएगा, मतलब 3.5 राउंड के आसपास वो कवर अप करेगा 140 सेकंड में। तो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, 3 राउंड में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 6πr आएगा, और आधे राउंड में πr आएगा, तो 7πr वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो 7πr डिस्टेंस उसने चला होगा, जहाँ पर पाई और r की वैल्यू रख के आप आंसर को नंबर में निकाल सकते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसा कि आपको पता है 3 जब चक्कर लगाया उसने, तो 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। बचा यहाँ पर हाफ, आधे चक्कर में वो कहाँ से कहाँ गया है, ए से बी गया है ऐसे चलकर। तो ए से बी का सबसे छोटा रास्ता क्या है, इसका डायमीटर। भाई रेडियस का डबल ही तो है ये, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 2r आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर वो रिवॉल्व कर रहा है, और वो आधा रेवोल्यूशन जो है वो ले लेता है। तो हमें बताना था मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर व्हील है उसके द्वारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसे हमें निकाल कर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हील है, और इसी व्हील को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अभी ए पॉइंट यहाँ पर है, अगर ये व्हील घूमकर वापस ए पॉइंट वहीं नीचे आ जाए तो हम कहेंगे उसने 1 राउंड पूरा कर लिया है। लेकिन जब इसे घुमाया गया व्हील को, तो व्हील का ए पॉइंट कहाँ आया, ठीक उसके ऊपर आया, मतलब इसने अभी आधा ही चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर नहीं लगाया। तो अगर ये पूरा चक्कर लगाता तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता, 2πr डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता। मतलब यहाँ पर ये जो पूरा पाथ है इसे अगर कट करके ओपन कर दिया जाए तो 2πr का यहाँ पर लेंथ जो है वो कवर कर लेगा। तो अब यहाँ पर उसने 2πr का पाथ तो चला नहीं, उसने कितना पाथ चला है, उसने यहाँ पर सिर्फ πr का पाथ चला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका ए पॉइंट ऊपर पहुंच गया, ये हमारा इतना πr है, ये यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सीधे, जिससे हमें डायमीटर का पता चल गया। तो हमें यहाँ पर बेस का पता चल गया, डायमीटर का पता चल गया, और हमें क्या पता करना है, अब हाइपोटेन्यूज वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू πr है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2r है। यहाँ पर जब रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रूट में 5² + 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से होंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला है।
ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक एलिवेटर है, ट्रैवल्स अप एंड डाउन, वो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिवेटर बिटवीन 6 सेकेंड एंड 21 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिफ्ट है जो एक बार ऊपर नीचे जा रही है, और हमें इसका क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है 6 सेकेंड और 21 सेकेंड के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 6 सेकेंड है वो कहीं यहाँ पर है कहीं यहाँ पर है, और उसके बाद ये होगी हमारी इनिशियल पोजीशन। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो आगे जाकर हम ये देखते हैं कि इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। इसकी फाइनल पोजीशन जो है वो 30 मीटर पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 30 माइनस क्या हो जाएगा, 30 माइनस यहाँ पर 8। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, जिसमें आप देख सकते हैं उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है 6 सेकंड और 21 सेकंड के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 6 सेकंड है वो यहाँ पर है इस जगह पर। तो 6 सेकंड और 21 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है फाइनल पोजीशन, जो कि यहाँ पर हम x2 लेंगे, माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमें यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को पता करना है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले इनिशियल पोजीशन की, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, माइनस का 15 है। आप देख सकते हैं 6 सेकंड पर यहाँ पर कितना पोजीशन आ रहा है, माइनस का 15 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं फाइनल पोजीशन की बात करूँ 21 सेकंड पर, 21 सेकंड पर यहाँ पर जो पोजीशन आ रहा है वो 20 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मीटर में है, ये हमारा सेकंड में है। तो अब यहाँ पर हमें दोनों चीजें पता चल गई हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो हम देखते हैं कि 20 माइनस 15 जो कि आ जाएगा हमारा 35 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो कितना आया, 35 मीटर आया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हमने 6 सेकंड पे एक बार इनिशियल पोजीशन निकाला, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 21 सेकंड पर फाइनल पोजीशन निकाला जो कि 20 मीटर आ चुका है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना होगा, जिससे यहाँ पर आंसर निकलकर कितना आ जाएगा, जिससे यहाँ पर आंसर निकलकर 35 मीटर आ जाएगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राम मूविंग ऑन अ पाथ गिविंग बाय द इक्वेशन, what would be the ratio of his distance to displacement when he travels from minus x is equal to minus 3 to x is equal to में plus 3। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि ये इक्वेशन जो है वो एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके इसे यहाँ पर उस पाथ के बारे में पता करना होगा ये किस पाथ का इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम एक्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये रह जाएगा 9। उसके बाद जब यहाँ पर हम इसे 9 को भी बदल देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन कौन से पाथ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक सर्कल की इक्वेशन है, जहाँ पर इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर यहाँ पर ये -3 होगा तो ये क्या होगा, ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन क्या है, और फाइनल पोजीशन ये है। तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ है वो कुछ ये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आर की वैल्यू की बात करूं तो आर हमारे पास कितना है, 3 है, रेडियस 3 है, तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया 3 पाई। और अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 पॉइंट है और उन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, इनका डायामीटर, इनका जो डायामीटर है। तो रेडियस है हमारे पास, तो रेडियस का दुगना यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 टाइम्स यहाँ पर इसका डायमीटर हो जाएगा, और वही डिस्प्लेसमेंट है। तो वो कितना है, 6
मीटर है और ये 3 पाई मीटर है। अब हमें दोनों का डिवीजन चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 3 पाई है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 है, तो यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो हमारा π/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है उसे कैसे निकाला गया है कि हाफ सर्कल चला गया तो डिस्टेंस हो जाएगा πr, जहां पर r हमें पता है 3, तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 3 पाई। ऐसे यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में यहाँ पर एक पूरा डायमीटर पड़ रहा है जो कि रेडियस का दुगना होगा। तो यहाँ पर अब ये जो डायमीटर है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है जो कि कितना होगा 6 मीटर होगा। तो हमने जब इसका रेशियो निकाला तो आंसर निकल कर कितना आया π/3 आया। तो ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके पास एक कैरम बोर्ड है, आपके पास एक कैरम बोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैरम बोर्ड कुछ इस तरीके का है और कैरम बोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप का है। इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कैरम बोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप का है, जिसमें यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर वो एक कॉर्नर से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर से वो स्ट्राइक कर रहे हैं शॉट। तो अब वो देखते हैं कि जहां से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस साइड से वो स्ट्राइक कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड पर जाकर क्या होती है, यहाँ पर वो टकरा जाती है। जो स्ट्राइकर है वो सामने वाली साइड पर जाकर टकरा जाती है और फिर वहां से टकरा कर वापस यहाँ पर दूसरे वाले कॉर्नर के होल के पास चली जाती है, होल में चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनेगा जिसमें यहाँ पर ये कितना है, ये दोनों, ये जो है पूरा, ये पूरा यहाँ पर 2 फीट है, ये पूरा 2 फीट है। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जो कैरम बोर्ड है आपका 2 फीट बाय 2 फीट का है, ठीक है। तो ये 2 फीट है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो अब ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 फीट, 1 फीट रह जाएगा और ये भी कितना रह जाएगा, ये भी 1 फीट रह जाएगा। तो अब यहाँ पर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और भी कुछ पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है भाई, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे जाकर वापस आना, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन आमने सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस लगेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 फीट ही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 फीट ही है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, उसके बाद यहाँ पर हम बात करें डिस्टेंस के बारे में। मान लेते हैं ये O है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें AO निकालना है, जिसमें हमें पता है कि ये 1 फीट है। ये वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2 फीट हो जाएगा। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसे मान लेते हैं कि बीच वाला पॉइंट जो वो E है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ कॉर्नर कह रहे हैं, दोनों साइड चाहिए, तो इसलिए हम पहले साइड निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा रूट में AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। तो यहाँ पर AE जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, OE जो है वो 2 है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल कर आएगा √5। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा √5 और यहाँ पर ये √5 और ये भी √5, तो क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है OA आया है, OA आया है। और अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ मैं, वो 2 टाइम्स ऑफ OA हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, 2√5 आएगा। तो 2√5 और 2 देख सकते हैं आप, जिसमें होगा ये उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है पहले उसने किसे क्या बोला निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 फीट है और डिस्टेंस जो हमारे पास 2√5 है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर मोशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो मोशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे बताया जाएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर ए पॉइंट पर, फिर वो थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि वो यहाँ पर 2 बजे था, यहाँ 3 बजे था और यहाँ पर 4 बजे था, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है वो 1 आवर का आता है, 1 आवर का। मान लेते हैं जब वो ए पॉइंट पर था तो वो 10 किलोमीटर पे था, जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो 20 किलोमीटर पे पहुंच गया और यहाँ पर 30 किलोमीटर के पास पहुंच गया। तो इनके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है वो 10-10 किलोमीटर का है और ये इक्वल है। तो यही बोला गया कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम का इंटरवल जब इक्वल होता है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। लेकिन अगर क्या हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बजे उसने स्टार्ट किया, यहाँ 3 बजे पहुंचा और यहाँ पर सीधे 5 बजे पहुंचा, तो यहाँ पर जो गैप आया वो तो 1 घंटे का आया, लेकिन यहाँ पर कितने का आया? 2 घंटे का आया। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर पर है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर है और यहाँ पर 30 किलोमीटर पर है। मतलब यहाँ पर आप इसको भी बदल सकते हो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया यहाँ पर 10 का चेंज, ये भी 10 का चेंज, लेकिन टाइम अनइक्वल है। तो अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसमें 2-3 तरीके से डेफिनेशन बोली जा सकती है। यहाँ पर टाइम अनइक्वल है तो फिर अगली बार क्या करो, टाइम को इक्वल रखो, डिस्टेंस को अनइक्वल कर दो। फिर एक और क्या काम कर सकते हो, दोनों को अनइक्वल कर दो, दोनों को अनइक्वल कर दो तो भी क्या हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जा रहा है कि मोशन को 3 चीजों की हेल्प से बताया जा सकता है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फिर उन्होंने देखा कि जो स्पीड है वो फर्दर आगे डिवाइड हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम ये 4 चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसमें आगे आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।